हाँ भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाली जो क्लासों की थ्योरी थी उसको मैं थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ आपको कि एक तो किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या का सूत्र क्या था। थोड़ा सा देखिए, याद करके बताओ आप सभी लोग, विकर्णों के सूत्रों का मतलब विकर्णों की संख्या का सूत्र क्या था। तो विकर्णों का सूत्र था v बराबर कितना, v बराबर n गुणा n माइनस कितना था 3/2। तो इसको आप याद रखना है ना भी। सूत्र पूरे टॉपिक में एक ही लिखाया है, वैसे 15-16 सूत्र होते हैं तो उनको डिलीट कर दिया, तो एक याद आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा आप ये बताओ कि यदि कोई समबाहुभुज हो, उसके आंतरिक और बहिष्कोणों का अनुपात 7:1 हो, तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे। बाहर भीतर की दुगनी यानी 7 1 8 दूनी 16 भुजा, ठीक है। और मान लो आंतरिक और बाहरी कोणों का जो अनुपात है वो 5:2 हो, तो कितनी भुजाएं होंगी, जोड़ देंगे 5 और 2 7 भुजाएं इस तरीके से हो जाएंगी, तो आपका उत्तर हो जाएगा 7 ऐसे। तो इस तरीके से अपन थ्योरी को रिपीट कर लिए। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जोक सुना देता हूँ। जोक सुनाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है वैसे भी, और जो ऑनलाइन क्लासें होती हैं उनमें कई बार स्टूडेंट का मूड खराब हो जाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा हंसने की आवश्यकता होती है। अच्छे तरीके से हंस लेते हैं तो फिर आगे क्लास अच्छे से समझ में आती है। तो चलो मैं आपको सुनाता हूँ एक जोक। एक बार हमारे गांव में जब सबसे पहले लाइट आई थी ना, तो जब घोषणा हुई भाई इस गांव के अंदर अब बिजली का कनेक्शन लगेगा, सब घरों में बिजली आएगी, तो हमारे गांव के प्रमुख प्रमुख जो लोग थे ना, उन्होंने इकट्ठा होकर के नाचना शुरू कर दिया। भजन गा रहे थे, नाच रहे थे, खुशी मना रहे थे। तो इतने में उनको देख करके, और हमारे गांव के 10-5 कुत्ते थे आवारा, वो कुत्ते भी आकर के उन्होंने भी नाचना शुरू कर दिया साइड में। तो गांव वालों ने बोला, बोले यार अचंबा हो गया, बोले यार हम तो गांव के इंसान जो हैं वो तो नाच रहे हैं क्योंकि हमारे को फायदा है, बिजली आएगी, कल को कूलर चलाएंगे, पंखा चलाएंगे, उसके अंदर सोएंगे, तो इसलिए नाच रहे हैं। बोले कुत्ते क्यों नाच रहे हैं। तो किसी को भी ये बात हजम नहीं हुई, बोले यार इन्होंने इतना अच्छा डांस क्यों किया। फिर उन्होंने खुद का डांस तो बंद कर दिया और जाकर के कुत्तों से बोले, बोले भाई एक बात बताओ, हम लोग तो इसलिए नाच रहे हैं कि भाई हम तो बिजली आएगी तो हमारे को फायदा होगा, पंखा चला करके सोएंगे, कूलर चलाएंगे, फ्रिज चलाएंगे। तुम लोगों को सड़ो क्या फायदा है कि इतना कैसे नाच रहे हो, तुम कौन सा पंखा चलाओगे क्या। तो जो कुत्तों का सरदार था वो बोला, अरे बोले भाई पंखे तो नहीं चलाएंगे हम भी, लेकिन बोले वो बिजली विभाग वाले खंबे तो हमारे लिए भी लगाएंगे ही ना। तो बोले हमारे को फायदा तो है ही उससे, पंखे नहीं चलाएंगे तो क्या होता है। तो ऐसे करके कुत्ते भी खुश हो गए, बोले चलो खंबा लगाएंगे तो मूतेंगे तो सही उस पे। तो हर आदमी का भला होता है लाइट से। चलो दूसरा सुनाता हूँ। एक बार क्या था, पतंजलि की स्थापना कर दी बाबा रामदेव ने, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया पतंजलि का। तो बाबा रामदेव ने बोला, बोले यार एक कस्टमर केयर नंबर जारी करते हैं, जिससे किसी भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो योगा से संबंधित तो वो फोन कर सकता है, शिकायत अपनी दर्ज करा सकता है। तो उसने कस्टमर केयर जैसे ही लॉन्च किया तो फोन आना शुरू हो गया। सबसे पहले एक आदमी का फोन आया और उसने शिकायत करी, बोले बाबा रामदेव आपके योगा के कारण से मेरे दादाजी खत्म हो गए। बोले भाई क्या बात हुई, कैसे दादाजी खत्म हुए, योगा से कोई दादाजी खत्म हो सकते हैं क्या। अरे बोले बाबा हो गए। बोले क्या बात हुई।
बोले वो टीवी के अंदर देख करके योगा कर रहे थे। आपने उसको बोला कि सांस को अंदर खींचो और अंदर रोको सांस को, और जब तक मत छोड़ना जब तक कि मैं कहूं नहीं। तो बोले ऐसे आपने कहा, और इतने में ही लाइट कट गई बोले हमारी। तो 3.5 घंटे बाद में लाइट आई, जब तक हमारे दादाजी जो थे वो राम नाम सत्य हो चुका था। तो ये सुन करके बाबा रामदेव को बहुत ज्यादा दुख हुआ और उन्होंने उससे माफी मांगी। बोले भाई असुविधा के लिए हमारे को खेद है और गलती हो गई, दादाजी खत्म हो गए। इतने में दूसरे कॉलर का फोन आ गया। वो बोले बाबा आपके योगा के कारण से मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो बाबा बोले यार रीढ़ की हड्डी योगा से कैसे टूटेगी? नहीं बोले बाबा टूट गई। बोले क्या बात हुई? बोले आपने योगा के अंदर टीवी के अंदर प्रोग्राम करते करते बोले सांस को बाहर फेंको, सांस को बाहर फेंको। तो बोले ये सुन करके मैं गया, बोले चला गया मैं। तो मेरी सांस जो थी वो सो रही थी, तो मैंने उसको उठाया और उठा करके जैसे ही फेंकने लगा तो वो ऊपर ही गिर गई, और सांस जो थी वो पूरी 200 किलो की थी। तो बोले इसके एक झटके के कारण से मेरी जो है पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी का कचूमर निकल गया। तो बाबा रामदेव ने फिर भी उसको खेद जताया। बोले भाई बहुत बहुत खेद है और असुविधा के लिए क्षमा प्रार्थी है पतंजलि की तरफ से। इतने में एक कॉल और आ गया, तमिलनाडु साइड से कॉल आ गया। अरे बोले बाबा तुम्हारे योगा के कारण से हमारे को पब्लिक ने बहुत मारा। तो बाबा रामदेव को गुस्सा आ गया। बोले रामखोर, योगा करने से पब्लिक कैसे मारेगी? पब्लिक तो उल्टा बोले शाबाशी देती है, योगा करने से तो पूजती है। अरे बोले नहीं बाबा हमारे को पब्लिक ने कूटा। बोले क्या बात हुई? बोले बाबा मैं शीर्षासन कर रहा था, और शीर्षासन कर रहा था गार्डन के अंदर। तो बोले यार इससे गार्डन के अंदर शीर्षासन करने से क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होगी? गार्डन के अंदर ही करते हैं सब लोग। बोले हम तो मंच पे टीवी पे करते हैं, तो ये हमारे को कोई कुछ ही नहीं कहता। अरे बोले बाबा आपकी बात अलग है, मैं शीर्षासन कर रहा था गार्डन के अंदर जा करके, तो पब्लिक ने बहुत मारा। बोले यार मैं समझा नहीं कुछ। अरे बोले बाबा इसमें समझने की क्या बात है, शीर्षासन कर रहा था मैं, और हम तमिलनाडु के जो लोग हैं वो लुंगी पहनते हैं। तो बोले पब्लिक भड़क गई और बोले मेरे को बहुत मारा पब्लिक ने, कूट कूट करके और बर्तरी बना दिया। तो ऐसे करके उसने बोला। तो उसके बाद में, उस घटना के बाद में बाबा रामदेव ने योगा जो था ना उसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी। और आजकल ऐसी गाइडलाइन है कि यदि शीर्षासन कोई उत्तरी भारत का आदमी करेगा ना तो उसके लिए आउटडोर योगा के अंदर शामिल होता है, यानी कहीं पर भी आप शीर्षासन कर सकते हो उत्तरी भारत में। लेकिन दक्षिणी भारत में यदि कोई भी गार्डन के अंदर शीर्षासन करता ना तो उस पर 300 रुपए का जुर्माना लगा देता है और 4 महीने की जेल भी हो जाती है और पुलिस पकड़ करके भी ले जाती है ना। अब आप लोगों को तो विश्वास नहीं होता, मजाक समझते हो आप लोग। तो एक बार बाबा रामदेव को पुलिस ने पीट दिया था, आपको पता हो तो, दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसकी अंदर की कहानी आपको पता नहीं है। अंदर की कहानी यही थी कि बाबा रामदेव के बहुत सारे भक्त आए हुए थे वहाँ पे, और वो सब शीर्षासन करने लग गए थे मंच के ऊपर, और उनमें से कुछ तमिलनाडु साइड के भी थे। तो इसके कारण से पुलिस भड़क गई थी और उनको पटक पटक के मारा था, है ना। चलो ये तो जोक हो गया, बाकी तो अब क्लास लेते हैं, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर अपना, हाँ एक तो अभी अपन अध्ययन करेंगे इसमें विसंबहुभुज का। एक तो होता संबहुभुज, संबहुभुज के बारे में अपन ने काफी कुछ पढ़ लिया। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं विसंबहुभुज में। तो देखो संबहुभुज क्या होता है। संबहुभुज ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हों अलग अलग। और विसंबहुभुज क्या होगा? विसंबहुभुज ऐसी आकृति होगी जिसमें सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में पूरी तरह से बराबर नहीं हो, तो उनको क्या कहेंगे अपन? विसंबहुभुज। तो देखो अब आप बात ये आती है इसमें कि समबाहुभुज में और विसंबहुभुज में फर्क क्या आता है। तो मैं आपको बता दूं, समबाहुभुज में और विसंबहुभुज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। 99% तो समानता होती है और 1% इनमें फर्क होता है। तो देखो आपको समझने की बात है, जैसे मान लो कोई सप्तभुज है, सप्तभुज, ठीक है। सप्तभुज का मतलब 7 भुजाओं वाली आकृति। तो इसका आंतरिक कोण योग कितना होगा? तो आंतरिक कोण योग होगा भुजाओं से 2 कम पाई। कितना? 5 पाई। 5 पाई मतलब कितना?
5 गुणा 180, 18 पंजे 90, 900 डिग्री। और बहिष कोण, तो बहिष कोण होता है कितना, 2 पाई यानी 360। तो ये सप्तभुज के अंदर होता है। ठीक है, अब सप्तभुज कौन सा, तो सप्तभुज चाहे कोई सा भी हो, यदि सम सप्तभुज होगा ना तो भी 900 डिग्री आंतरिक कोण होगा, और विषम सप्तभुज होगा तो भी 900 डिग्री आंतरिक कोण योग होगा। बहु बहिष कोणों का योग 360 होगा, चाहे वो समबाहुभुज हो चाहे तो वो विषमबाहुभुज हो, 360 ही रहेगा, कम ज्यादा नहीं होता। तो आप कहेंगे कि फिर इसमें अंतर क्या है, तो अंतर ऐसे होता है कि समबाहुभुज में जो बंटवारा होता है ना अंदर कोणों का, वो समबाहुभुज में तो बराबर बराबर बढ़ जाता है, और विषमबाहुभुज में वो बराबर नहीं बढ़ता, कोई कोण छोटा होता, कोई कोण बड़ा होता, कोई कैसा होता है, इस तरीके से। तो समान नहीं आते मतलब सारे के सारे, तो बस ये समान कोण नहीं आते हैं, बस इतना ही फर्क है इसमें, और कोई ज्यादा फर्क है नहीं। सारे के सारे लॉजिक विषमबाहुभुज में भी समबाहुभुज वाले ही लागू होंगे। तो देखो 1% ही तो डिफरेंस हुआ ना भाई, सारे के सारे कोणों का बंटवारा बराबर नहीं होता, बस यही फर्क है। और तो बाकी योग भी उसी हिसाब से आता है, बहिष कोणों का योग भी और अंत कोणों का योग भी। तो अभी अपन क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बहुभुज के आंतरिक कोण 10 डिग्री अंतराल वाली समांतर श्रेणी के रूप में है। यदि सबसे बड़ा कोण 170 डिग्री का हो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो देखो बहुभुज है, उसके आंतरिक कोण 10 डिग्री अंतराल वाली समांतर श्रेणी में है ना, समांतर श्रेणी में है, और सबसे बड़ा आंतरिक कोण है 170 का। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखो आप एक चीज कि जो आंतरिक कोण है ना, इसके आंतरिक, वो सबसे बड़ा तो 170 है, और 10 डिग्री अंतराल वाली समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मतलब अंतर बराबर होते हुए ऐसे है, 160, 150, 140, इस तरीके से ऐसे है ना। तो इस तरीके से है आंतरिक कोण तो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि अपने को भुजाओं की संख्या का तो पता है नहीं, इसमें तो ज्ञात करनी है। तो यदि भुजाओं की संख्या पता होती ना, तब तो इसके आंतरिक कोणों का योग अपने को मालूम होता, भुजाओं की संख्या से 2 कम पाई। लेकिन अभी तो पता तो है नहीं, तो अपने को आंतरिक कोणों का जोड़ कितना होगा इसका कोई आइडिया नहीं है। तो अपन ऐसे आगे कोण लिखते जाएंगे तो इसका कोई फायदा होगा नहीं। 140, 130, 120, 110 ऐसे लिखते ही जाओ भले से। तो अपन क्या करें, तो आपको आंतरिक कोणों पे ध्यान नहीं दे करके आपको सीधा का सीधा बहिष कोणों पे ध्यान दे लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो बहिष कोण होंगे उनका योग 360 डिग्री फिक्स होगा, न तो 360 से ज्यादा हो सकता न कम हो सकता। तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ इसका पता लग जाएगा। तो जैसे मान लो इसका आंतरिक कोण एक 170 का था, ठीक है, तो उस स्थिति का बहिष कोण 10 डिग्री का होना चाहिए था, क्योंकि मान लो कहीं पर इसका एक कोण मान लो आकृति का ऐसा रहा होगा, ठीक है, तो ये 170 का हो गया, तो ये 10 का होना चाहिए था, क्योंकि 180 जोड़ होता है ना, इसलिए। इसके साथ वाला 20 का होगा, इसके साथ वाला 30 का, ये 40 का, फिर अगला 50 का, 60 का, 70 का, इस तरीके से होंगे। और इनका सबका जोड़ कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। 360 से न तो कम हो सकता नहीं ज्यादा हो सकता। तो पता लगाओ देखिए कितना होगा, हो गया होगा 360। तो जोड़ लो आप, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28, यानी 280 हुआ अभी तो होना कितना चाहिए था, 360 डिग्री। तो अभी तो और लेना पड़ेगा आपको, तो यानी और आएगा एक 80 और आएगा। तो 80 जोड़ते ही कितना हो गया इसके अंदर, आप देखो 8 8 16, 360 डिग्री। तो यानी ये अब जाकर के इसकी खाना पूर्ति हुई है। तो इसको आपने किस आधार पे ज्ञात किया, इस आधार पे ज्ञात किया कि इसका योग जो है वो 360 डिग्री फिक्स होता है, इसमें कम ज्यादा नहीं हो सकता, इस तरीके से। तो इस आधार पे अपन ने सॉल्यूशन कर लिया। तो वो जो भी बंदा करती है ना, उसके बहिष कोण ये होंगे, एक 10 का, एक 20 का, एक 30 का। तो बहिष कोण कितने हुए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 बहिष कोण हो गए। तो यानी 8 कोण हो गए, तो भुजाओं की संख्या भी कितनी होगी, 8 ही होगी, इस तरीके से ना। तो भुजाओं की संख्या 8 हो जाएगी इसमें। तो आप यदि उतारना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को उतार लो, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से उतार लो आप इस क्वेश्चन को।
हाँ तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 52वां क्वेश्चन देखो आप। एक बहुभुज के आंतरिक कोण 5 अंतराल वाली समांतर श्रेणी के रूप में है। यदि सबसे छोटा कोण अंतःकोण 120 का हो तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो आप देखो, आंतरिक कोण 120 का है और 5 डिग्री अंतराल वाली समांतर श्रेणी में सबसे छोटा है, तो फिर बाकी के सबसे इससे बड़े बड़े ही होंगे। तो एक 120 का, तो एक 125 का, एक 130 का। लेकिन वही बात है, इसका भी अपन पता नहीं कर सकते कि इसमें कितने होंगे, तो अपने को फिर भी बहिष्कोणों की तरफ ही देखना पड़ेगा। तो देखो भाई, बहिष्कोण कितना होगा इसके अंदर? तो बहिष्कोण होगा जहाँ पे 120 हो रहा है उसकी स्थिति का तो 60 होगा। इसका कितना होगा? 55, ये 50, फिर 45, 40, 35, 30, 25, इस तरीके से। और इनका योग कितना होगा? तो योग तो इनका फिक्स होगा कितना? 360 डिग्री फिक्स होगा। तो 360 काउंट कर लो आप। यदि कम रह गया तो एक आध और लिख देंगे, नहीं तो हो गया होगा। तो देखो अपन इकाई अंक जोड़ लेते हैं इसमें। 5 और 5 10, 15 और 5 20 का 0 हासिल की 2, 2 और से 8 और 5 13, 13 और 5 18, 4 22, 22 और 4 26 और 3 29 और 3 32, 33 34, यानी 340 हो गया। तो यानी अभी और होगा एक, कितने डिग्री? 20 डिग्री। तो ये इतने इतने इसमें बहिष्कोण होंगे, इनका सबका जोड़ मिला करके 360 डिग्री हो गया। तो अब देख लो कितने बहिष्कोण हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बहिष्कोण हो गया। तो 9 ही अंतःकोण हो गए। 9 कोण हुए, तो भुजाएं कितनी होगी? 9 भुजाएं। तो आपका उत्तर हो गया 9 भुजा। तो ये आपका दूसरा नंबर आंसर हो गया। उसके बाद में देखो आप अगला क्वेश्चन, उतारना चाहो तो जरा सा उतार लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। उसके बाद में देखो आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक सप्तभुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले तो देखते हैं अपन अनुपात क्या होता है, उसकी सहायता से फिर सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे मान लो ए और बी दो आदमी हैं और उनके पास में रुपए हैं 7:4 में। तो ऐसे मान लो ये अनुपात है। तो इसका अनुपात का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ए के पास में 7 यूनिट रुपए हैं और बी के पास में 4 यूनिट रुपए हैं। अनुपात मतलब यूनिट। अब मान लो आपको कोई इनका दोनों का योग दे दे कि ए और बी का योग मान लो 660 रुपए है, तो अपन अनुपात से इसको कैसे कर सकते हैं? तो इसको ऐसे करेंगे, 7:4 का मतलब 7 यूनिट 4 यूनिट, तो 7 और 4 11 यूनिट। 11 यूनिट के बराबर 660, तो 11 यूनिट बराबर 660, तो 1 यूनिट कितने का हुआ अभी? तो 11 का भाग दे तो 1 यूनिट हो जाएगा आपका कितने का? 60 का हो जाएगा ना। 60 का 11 6 66, तो 1 यूनिट 60 का हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 60 वाले 7 यूनिट तो इसके पास में होंगे। 7 6 42, 420 रुपए, और 6 चौके 24, 240 इसके पास में होंगे, यानी 4 यूनिट। 60 वाले 4 यूनिट, यानी 60 चौके 240, इस तरीके से। तो कहने का मतलब है कि अपन इस तरीके से इसका पता लगा सकते हैं। अनुपात ये हो जाएगा इसमें, अनुपात का मतलब यूनिट। तो अभी आप देखो इसमें एक सप्तभुज के कोण 1:2:3:4:5:7:8 के अनुपात में है। ठीक है, तो इस अनुपात में है और सप्तभुज है। तो इनका सप्तभुज है तो कोणों का योग तो कितना होना चाहिए? भुजाओं से 2 कम पाई, यानी कितना? 5 पाई, यानी 5 पाई, यानी 5 गुणा 180। तो देखो कितना, 18 पंजे 90, 900 डिग्री। 900 डिग्री योग हो गया इनका सबका। और वैसे कितना यूनिट है? तो पहला कोण 1 यूनिट है, दूसरा 2 यूनिट, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 और 5 15, 15 और 7 22 और 8 30 यूनिट है टोटल। तो अब आप देख लो 30 यूनिट बराबर 900 डिग्री है, तो 1 यूनिट कितने का हुआ? 30 का भाग दे लो तो कितने का हो जाएगा? 30 डिग्री का। तो 1 यूनिट 30 डिग्री का आ गया। तो 30 30 वाला 1 यूनिट यानी 30 का होगा, ये 2 यूनिट यानी 60 का, 90 का, 120 का, 30 पंजे 150 का, और 30 संते 210 डिग्री का, और ये 240 डिग्री का। तो ऐसे सारे के सारे कोण अलग अलग आपको पता हो गए भाई। अंदर अंदर के कोण ये हो गए सारे के सारे, और इनका जोड़ 900 डिग्री होगा। अब 900 डिग्री क्यों हुआ? तो 900 डिग्री तो इसलिए हुआ क्योंकि ये सप्तभुज था, तो भुजाओं की संख्या से 2 कम पाई, यानी 5 पाई, यानी 900 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से भी संभव था। तो कहने का मतलब अलग अलग इनका माप हो गया, लेकिन जोड़ इनका 900 हो जाएगा टोटल।
अगला क्वेश्चन देखो आप 54वां, एक डेकागोन के कोणों का अनुपात इतना इतना है तो सभी कोण ज्ञात करो। तो देखो डेकागोन का मतलब है 10 भुजाओं वाला, 10 भुज। और ऐसे पता नहीं चले तो आप काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 भुज है इस तरीके से। तो अब अपने को इसका पता करना है। तो आप देखो 10 भुज है तो कोणों का योग तो कितना होगा, 8 पाई। 8 पाई यानी कितना, 8 गुणा 180, 0 4 चौके 72, 72 72 144 यानी 1440 योग है। और अनुपात है 5 अनुपात 4 अनुपात 7 अनुपात 2 अनुपात 8 अनुपात 3 अनुपात 6 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 3। तो कितना यूनिट हो गया, 5 और 4 9 और 7 16, 16 और 2 18 और 8 26, 27 28 29, 29 और 6 35, 36 37 38 39 40 यूनिट। तो टोटल भाई 40 यूनिट है अनुपात के हिसाब। तो 40 यूनिट बराबर 1440 डिग्री। ठीक है, तो अब आप लगाओ 1 यूनिट कितने का पड़ रहा है, जीरो तो जीरो कट गया, 4 से काटोगे तो 3600 के 140, 1 यूनिट आ गया भाई 36 डिग्री का। तो अब 36 36 डिग्री वाले 5 यूनिट यहाँ रख दो, 4 यूनिट यहाँ रख दो, 7 यूनिट इधर, 2 यूनिट इधर, ऐसे करके 1 यूनिट 36 का है। तो 36 पंजे 180 डिग्री का पहला, 36 चौके 144 का, 36 संते 252 का ये हो जाएगा, 36 दूनी 72 का, 36 अंटे तो 36 के 144, तो 36 अंटे 144 का दुगना 288, 36 दिया 108, 36 के 216, 36 डिग्री का ये, 36 का ये, 36 दिया 108 का ये। तो आप सारे के सारे कोण इस तरीके से इसके ज्ञात कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा 10 भुजाएं थी तो आंतरिक कोण योग तो 8 पाई हो गया, 8 गुणा 180 इतना हो गया, और ये यूनिट हो गए टोटल 40 यूनिट बराबर इतना, तो 1 यूनिट 36 का निकल गया। तो 5 यूनिट इधर रख दो, 36 वाले 4 इधर रख दो, तो ऐसे ऐसे रख रखा कि आप पूरे के पूरे ज्ञात कर सकते हो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो आप इसमें, यदि 5 भुजाओं वाले किसी बहुभुज के अंत्यकोण इस अनुपात में है तो छोटे कोण का माप कितना होगा। तो देखो 5 भुजाओं वाला है तो अंत्यकोणों का योग तो कितना होगा, 5 भुजाओं वाले का हो जाएगा कितना। आजकल क्या है कि ये मास्क जो है ना वो एक तरह से शरीर का हिस्सा बन चुका है। थोड़े दिनों में देखना आप लोग, मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे, थोड़े दिनों बाद में तो बच्चे भी जो पैदा होंगे ना वो मास्क लगा करके ही पैदा होंगे, देखना। चलो खैर, 5 भुजाओं वाले है तो कितना पाई हो जाएगा, 3 पाई यानी 3 गुणा 180, 18 54 540 डिग्री तो जोड़ है। और अनुपात आपका ये है 2 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 5 ऐसे। तो कितना यूनिट हो गया टोटल, 2 और 3 5 और 3 8 और 10 18 यूनिट। तो 18 यूनिट बराबर कितना, 540। तो 1 यूनिट कितने का होगा, 18 54 यूनिट बराबर आ गया 30 डिग्री का। तो 30 30 के 5 इधर लिख दो, 150 डिग्री, 150 का, 90 का, 90 का, 30 दूनी 60 का। तो इसने पूछा था कि छोटा कोण कितना, तो भाई 60 डिग्री का। आपका उत्तर हो गया 60, यानी कौन सा, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक समबाहुभुज में इसका एक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 132 डिग्री बड़ा है तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखो कैलकुलेशन करते हैं। एक आंतरिक कोण जो है वो बहिष कोण से बड़ा है 132 डिग्री। तो मान लो ये x डिग्री हो तो ये x प्लस 132 बड़ा है इस तरीके से ना। तो बराबर कितना हो गया जोड़ इसका, 180 हो जाएगा ना। तो 2x x रेक्स 2x प्लस 132 बराबर 180। तो 180 में से 132 उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना, 132 घटा दोगे इसमें से तो 50 में से 2 गया तो 48 बच जाएंगे, 2 से काट दो तो x का मान आ गया 24। तो ये 24 डिग्री आ गया बहिष कोण। तो इसका अब 24 डिग्री बहिष कोण आ गया तो आप भुजाओं की संख्या आप बता दो। तो भाई भुजाएं कितनी होंगी, तरीका क्या था भुजाओं का, 360 बटे
22 कोण के हिसाब से 22 कोण का भाग देते ही भुजा आ जाएगी, भुजा का भाग देते ही 22 कोण। तो दे दो 360 के अंदर किसका 22 कोण 24 डिग्री का। तो 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 36, 30, 30 में 2 का भाग दिया तो 15, यानी 15 भुजाएं इसके अंदर हो जाएंगी इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे आप इसको कर सकते हो। तो आप उतार लो इसको, थोड़ा सा कमेंट करते रहो भाई आंसर वगैरह जो भी आते हैं। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक समबाहुभुज के 22 कोण और अंतःकोण का अनुपात 1:17 है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बताओ। तो बताओ, देखें सबसे पहले कौन बताता है। तो कितनी होंगी भुजाओं की संख्या, 1 यूनिट है 22 कोण, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, बाहर भीतर की दुगनी, यानी 17 और 1 18 दूनी 36 भुजाएं इसके अंदर होंगी। तो आपका उत्तर ये हो गया। एक बहुभुज में 54 विकर्ण है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो आप एक चीज समझना, विकर्ण का सूत्र क्या था भाई, विकर्ण बराबर n इंटू n माइनस 3/2 इस तरीके से था। ठीक है, तो इसके बराबर में आप देखो 54 दे रखा है इसने। तो यहाँ पर एक मैं आपको कैलकुलेशन इसका बताता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य के साथ इसको पढ़ोगे ना, इसको समझोगे, तो आपको इसका एग्जाम में बहुत सारा फायदा होगा। क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज बताने वाला हूँ आपको ऐसी जो एग्जाम में टाइम बहुत खाती है, और यदि आप उसको ऑपरेशन करके निकाल देंगे ना उस ट्यूमर को, तो मैथमेटिक्स आपकी कई सारे अलग अलग टॉपिकों में आपके लिए इजी हो जाएगी। तो जैसे मान लो भुजाओं की संख्या अपन x मान लेते हैं, तो ये होगा x गुणा x माइनस 3 बराबर 54 दूनी 108, इतना हो गया। तो अब देखो यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। बात यह है कि यदि कोई कंडीशन ऐसी आ जाए जिसके अंदर एक संख्या इससे कुछ गुणा हो करके, और x को x से गुणा करते ही x स्क्वायर हो जाएगा ना, और 3 को x से गुणा करते माइनस 3x, तो ये ऐसा मामला हो जाता ना कि एक संख्या तो वर्ग द्विघात में चली गई है, और फिर ये 3x और बराबर 108। तो इस समीकरण में इसको कहते हैं द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण कहते हैं इसको। और इस समीकरण को सुलझाने का मतलब यह है एग्जाम का पेपर उलझाना। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जैसे इसको गुणा करते द्विघात में चला जाएगा ये, तो आपको इसको द्विघात में जाने से पहले ही रोकना है और इसका सॉल्यूशन पहले ही निकाल लेना है। यदि आप पहले इसका सॉल्यूशन नहीं निकाले और यदि आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया तो ये एनसीईआरटी वाले तरीके पे चला जाएगा क्वेश्चन, और ये आपका पेपर भी खराब कर सकता है। तो मैं पहले बता देता हूँ आप इसको कैसे करेंगे वो देखो। तो इसको ऐसे करेंगे कि कोई संख्या और उससे 3 कम, कोई संख्या है और उसके 3 कम है, इसको गुणा करें तो 108 आता है। तो ऐसी कौन सी संख्या होनी चाहिए, तो आप थोड़ा लगाओ दिमाग, देखें ऐसी कोई संख्या बताओ जिसको उसके 3 कम से गुणा कर दे तो 108 आ जाए। हैं, कितनी हो सकती है संख्या जिसके 3 कम से इसको गुणा करते ही 108 आ जाए। तो आप कमेंट में लिख करके तुरंत फेंक दो आंसर कि भाई ये हो सकता है, ऐसी संख्या हो सकती है। बताओ कितनी हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, 12 हो सकती है ना भाई, 12 गुणा 9, 12 9 में 108, तो ये 12 हो सकती है, ये 9 हो सकती है, तो 108 हो गया। तो x का मान कितना हो गया 12, तो आपका उत्तर भी क्या हो गया 12 ऐसे। तो इस तरीके से तो सॉल्यूशन आ गया इसका। लेकिन यदि आप इसको एनसीईआरटी के तरीके से कर लेते ना, आगे द्विघात समीकरण बना लेते आप, तो ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाता। और इसमें फिर ऐसे अलग अलग रेंज होती है, जैसे कोई कम संख्या वाला जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्यूशन हो भी जाता है एनसीईआरटी से भी, लेकिन जैसे ही संख्या बढ़ जाती है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं एनसीईआरटी के तरीके से कि यदि आप उनको द्विघात समीकरण से सोल्व करोगे ना तो एक क्वेश्चन भी आपका 7-8 मिनट ले सकता है। और यदि किसी भी कंपटीशन के पेपर में एक क्वेश्चन 7-8 मिनट ले जाए तो इसका मतलब समझ लो कि अगली साल की स्टार्टिंग हो गई है पेपर से ही। ठीक है,
तो देखो आपका ये हो गया भाई कि कोई संख्या और उससे 3 कम का गुणा 108, तो भाई 12 9 में 108 और उत्तर हो गया आपका 12। एक्स का मान आपको पता हो गया। तो या तो ऐसे कर लो। अब इसका जो प्रतिबंधित जो तरीका है, दूसरा तरीका, जिसके लिए मैं आपसे ऐसे कहता हूँ भाई इस तरीके से मत करना, तो वो क्या तरीका है, तो वो मैं बता देता हूँ। भाई मैं आपको स्पष्ट रूप से यहाँ कर देता हूँ कि आपको ऐसा एग्जाम में नहीं करना है, मैं केवल समझा रहा हूँ, लेकिन कोई भी इसको सीखना मत, क्योंकि कई सारे टॉपिकों में बनता है द्विघात समीकरण, और मेरी इसमें निजी राय यही है कि आपने यदि द्विघात समीकरण बनने दिया, उसको नहीं रोका, तो फिर आपके पेपर को खराब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आप देखो, इसको गुणा करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 108 हो जाता। फिर 108 को इधर लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 बराबर 0। तो फिर इसका सॉल्यूशन अपने को इधर लाके करना पड़ेगा। अब ये तो संख्या क्या है कि 108 छोटी संख्या है, इसलिए आप इसको ज्ञात कर पाओगे, लेकिन ये 108 की जगह संख्या यदि 500 से ऊपर निकल जाती है ना, 500 से भी क्या, यदि 700 से ऊपर निकल जाती है ना ये, तो ये द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन बहुत मुश्किल हो जाता है। 100 150 200 तक तो ये हो जाता है, लेकिन बड़ी संख्या होती है दिक्कत हो जाती है। तो फिर क्या करोगे, तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होता है, तो ये बात ध्यान रखना आप, सॉल्यूशन ऐसे होता है कि इस 3x के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका जोड़ तो माइनस का 3x आए और गुणा आए माइनस का 108x। तो आप ऐसी संख्याएं ढूंढो दो, तो आप ऐसे कह दोगे कि साहब 9 और 12 हो जाएगी, तो ऐसे कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x सॉरी माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108 बराबर 0, ऐसे कर देंगे। तो इसको वापस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 3x हो जाएगा। तो लेकिन ये प्रतिबंधित तरीका है, तो आप ज़्यादा दिमाग मत लड़ाना, जिन लोगों को आता वो करते रहो, और जिन लोगों को नहीं आता ना वो सेफ है इस मामले में, तो आप इसमें दिमाग लड़ा करके दिमाग को हैंग मत कर लेना, नहीं फिर जोक सुनाना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा बच के रहना इसमें। तो कितना होगा, x से कॉमन ले लो, तो x का भाग दिया तो x बच गया, इसमें माइनस इसमें 12 बच गया, प्लस इसमें 9 कॉमन आ गया, तो x बचा, x माइनस 9 का भाग दिया तो 12 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें x माइनस 12 कॉमन है ऐसे करके, तो इसमें से x माइनस 12 का भाग दिया तो x, और इसमें से x माइनस 12 का भाग दिया तो 9 बराबर 0। तो अब x का मान क्या लें जिससे इसका गुणा 0 हो जाए, तो इसको लेना पड़ेगा x को, या तो इसका उल्टा यानी प्लस का 12 लेना पड़ेगा। प्लस का 12 लेंगे तो माइनस 12 होकर के प्लस 12 माइनस 12 कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, और उधर गुणा 0 आ सकता है। या फिर x का मान लेना पड़ेगा अपने को माइनस का 9, जिससे भाई माइनस का 9 और प्लस का 9 करके गुणा में 0 आ सके, 0 हो सके। तो x का मान या तो हो सकता है प्लस का 12 या फिर हो सकता है माइनस का 9। तो क्या उत्तर होगा, अब अगले ने 12 और 9 दोनों ही रख रखे हैं। तो आप यदि जहाँ कहीं भी द्विघात समीकरण सोल्व करोगे ना, तो एग्जामिनर इस बात का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा कि भाई इसको तो यहीं से आउट करो, तो दोनों संख्याएं जो पॉसिबल है वो रखेगा। तो कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, यार 12 है कि 9 है, फिर ऐसे मान लेते हैं यार चलो 12 हो जाएगा। तो आपको इस लपड़े में पढ़ना नहीं है। यहाँ पर तो जैसे आपने माइनस 3x 108 था ना, तो आपने ऐसे ले लिया 12 9 में 108, और 3 का अंतर हो गया 9 का और 12 के अंदर। लेकिन मान लो एक चीज मैं आपको बताऊं, यदि ये समीकरण थोड़ा सा बड़ा बन जाता ना, जैसे देखो मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ, अभी वाली जो चीज है वो ये बता रहा हूँ कि पेपर में कुछ ऐसे कैलकुलेशन आ जाते हैं, खास करके आते हैं वो मेंसुरेशन के टॉपिक में, जो पेपर को सुलटा सकते हैं। तो वो क्या कैलकुलेशन आते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, उसका आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे कोई दो संख्याएं ले लो आप इसमें से, जैसे मान लो एक तो अपन ले लेते हैं 58 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं 63 ले लेते हैं, ऐसे मान लो। तो 58 गुणा 63 कितना हो गया, अट्ठावन गुणा 63 हो गया कितना, 3654। तो ये कई बार ऐसे कर सकता है कि कोई समीकरण बना दिया, x गुणा x प्लस 5 बराबर 3654, और फिर x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 3654।
और फिर इसका द्विघात समीकरण बना देगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3654 बराबर 0। तो इस तरीके का द्विघात समीकरण बन गया। और अब आप 5x को ऐसा तोड़ो जिसमें ये चीजें आए, तो आप इसको कॉपी में लिख लो और उसको सोल्व करने का प्रयास करना आप। तो किनको सोल्व करना है? उन स्टूडेंटों को सोल्व करना जिनकी द्विघात समीकरण करने की आदत है, क्योंकि मैं वो आदत छुड़वाना चाहता हूँ। एग्जाम के अंदर यदि वो द्विघात समीकरण को सोल्व करने की आदत नहीं छोड़ेंगे ना, तो असफलता उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो इस तरीके के समीकरण होते हैं, वो कई बार ऐसे होते हैं क्वेश्चन के अंदर आ गया और स्टूडेंट लग गया सॉल्यूशन के, अब वो सिर खुजा रहा भयंकर रूप से, है ना। 1 मिनट बीत गया, 2 मिनट बीत गया, 3 मिनट बीत गया, 5 मिनट बीत गया, और उसको कोई संख्या ही नहीं दिमाग में आती कि कौन सी संख्या होंगी, एक्स का मान क्या लें, तो वो चीज उसको समझ में ही नहीं आएगी। तो इस तरीके से करके 5-6 मिनट तो इसमें सोचने में लग जाते हैं। तो जो स्टूडेंट तैयारी करते समय अपने आप को जैसे ज्यादा विद्वान समझ लेता है ना कि यार मैं तो द्विघात समीकरण से भी कर दूंगा, इंजीनियर हूं, तो फिर वो एग्जाम में धक्के खा करके ही आ जाता है। तो यानी सीख की बात इसमें यह है कि द्विघात समीकरण आप बनने से रोकना है एग्जाम में यदि पास करनी है तो। क्यों? क्योंकि आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होते हैं, और यदि आप नहीं कर पाए ना, तो चाहे आप कितने ही विद्वान हैं, आप कुत्ते मारते ही फिरेंगे, आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो आप द्विघात समीकरण को बनने से रोकना। तो ये एक तरह का ऑपरेशन था ये, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। तो देखो उस क्वेश्चन को मैं वापस से समझा देता हूं आपको, द्विघात समीकरण को छोड़ करके। द्विघात समीकरण नहीं समझाऊंगा आपको, क्योंकि ये तो मैं आपको छोड़ने के लिए बोल रहा हूं। तो आपका दिमाग हैंग हो गया होगा द्विघात समीकरण समझते समझते। तो मेरा कोई टारगेट नहीं था द्विघात समीकरण समझाने का, समझाना यही चाहता था कि आप इससे बचना। चलो तो मैं आपको एक जोक सुनाता हूं फिर। हरियाणा के जो लोग होते हैं ना, खास करके हरियाणा के चौधरी, वो बहुत ही सच्चे लोग होते हैं, सच्चे और अच्छे लोग होते हैं। लेकिन उनमें एक गंदी आदत होती है, वो अपने बच्चों को बहुत पीटते हैं। बच्चों को तो वो कुटाई कर देते बैंकर वाली। तो एक बार क्या था कि एक आदमी हरियाणा का अपने बच्चे को कूट रहा था, घूंसे लात घूंसे लगा लगा के। तो उसने इतनी जोर से बच्चे को कूटा कि पड़ोसी आकर के इकट्ठे हो गए, और कई लोगों ने पूछा, अरे बोले चौधरी बच्चे को कैसे मार रहा भाई? तो चौधरी ने ऐसा जवाब दिया कि वहां के जो आदमी अड़ोस पड़ोस वाले आए थे, वो बेहोश होकर के गिर पड़े कहीं। तो बोले अरे चौधरी कैसे बच्चों को कूट रहा है? अरे बोले यार क्या बताऊं, मैं तो आज दिल्ली जाने का विचार है मेरा, तो दिल्ली जाऊंगा मैं तो आज शाम वाली ट्रेन से, और इसका साले का 10वीं क्लास का रिजल्ट कल आएगा। तो क्या पहले ही उसको खुराक पिला देते हैं ऐसे करके। ऐसे ही एक बार क्या था, एक हरियाणा का चौधरी था, उसके लड़के का नाम था पप्पू। तो चौधरी ने पप्पू को बहुत कूटा। एक दिन पप्पू को गुस्सा आ गया, तो पप्पू ने उसको पिताजी को दम खा दिया। बोले पिताजी आप मेरे को पीटना बंद नहीं करेंगे ना, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। धमकी दे दी ऐसे करके। बोले मैं आत्महत्या कर लूंगा यदि मेरे को पीटना बंद नहीं किया तो चौधरी को भी गुस्सा आ गया, और चौधरी ने उसी हिसाब से समझाया उसको। बोले देख पप्पू तू आत्महत्या मत करना, नहीं मैं तेरे को जान से मार दूंगा। चलो देखो क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें आपको द्विघात समीकरण नहीं बनने देना। कैसे करना है? n गुणा n-3/2 बराबर 54 था ना, इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा? x गुणा x-3 बराबर 54 दूनी 108। तो कितना हो जाएगा? x² - 3x बराबर 108। तो 108 को, सॉरी इसको यहाँ पे आपको आने नहीं देना। तो क्या समझोगे आप? यहीं से आप ऐसे समझना कि कोई संख्या और उससे 3 कम का गुणा 108 हो रहा, तो भाई 12 गुणा 9 108 होगा। तो संख्या कितनी हो गई? 12। तो आपका उत्तर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखो आप इसमें, यदि PQRST U एक चक्रीय षटभुज है, चक्रीय षटभुज है इस तरीके से, चक्रीय का मतलब समषटभुज ऐसे मानो आप इसको, PQRST और ये U।
तो इसमें पी आर और टी का जोड़ बताओ। कोण पी, तो देखो सारे के सारे कोण कितने कितने होंगे, षटभुज है तो अंतः कोण कितने होंगे भाई, इस कोण तो 60 का होगा, तो अंतः कोण 120 का, 120 120 120 120 और 120 इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा, पी आर टी का जोड़, पी 120 का, आर 120 का और टी भी 120 का, तो कितना हो जाएगा इसमें 0 6 और ये 3 360 इसका जोड़ हो जाएगा। तीन कोणों का जोड़ पूछा, 3 का 360 हो जाएगा 120 120 वाले। अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो विकर्ण आप बताओ सूत्र लगा करके, n गुणा n माइनस 3/2, तो 8 गुणा 5/2, 2 से काटोगे तो 4 4 पंजे 20 आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा हुआ, सी। उसके बाद में देखो आप अगला क्वेश्चन, यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण की माप उसके बाह्य कोण की माप से 90 डिग्री अधिक है, तो उसमें भुजाएं कितनी होंगी। तो देखो आप ऐसे चित्र बना के कर लो कि भाई ऐसे करके आंतरिक कोण भाई इस कोण से 90 डिग्री अधिक है, तो ये x, तो ये कितना x प्लस 90, तो कितना हो जाएगा योग, टोटल योग हो जाएगा 2x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। तो आप 2x बराबर कितना हो जाएगा, 90 उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 90 बच जाएगा, और x बराबर बच गया 45, तो 45 भाई इस कोण हो गया। तो अब लगा लो आप हिसाब कितनी इसमें भुजाएं होंगी, तो 360 बटे 45, तो काट दो आप कितना 8 भुजाएं हो जाएंगी इसमें। भाई भुजाएं कैसे ज्ञात करते हैं, 360 में भुजा का भाग देते ही 22 कोण और 22 कोण का भाग देते ही भुजा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो सवाल है उसको देखने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें समझा देता हूं कि एक तो जैसे कोई सीधी रेखा हो और उसको एक तिरछी रेखा ऐसे काट जाए, तो ये जो कोण होता है ना वो इसके बराबर होता है, और ये जो कोण होता है वो इसके बराबर होता है, यानी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। इनको गणित में क्या जाता है, शीर्षाभिमुख कोण, क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, इस तरीके से इसको बोला जाता है। लेकिन आपको ये याद नहीं रहेगा तो आप इसको शीर्षाभिमुख कोण मत कहना, अपनी तो भाई अंदर की बात है, घर की बात है, तो आप इसको शीर्षाभिमुख कोण नहीं कह करके आप इसको कह देना कैंची वाले कोण। तो ये दोनों कैंची वाले कोण हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये कैंची वाले कोण हैं इसलिए। तो एक बात तो आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आपको मैं एक बेसिक पॉइंट और बताता हूं कि जैसे मान लो कोई समषटभुज हो इस तरीके से, या समबाहुभुज हो, कितनी भुजाओं वाला हो सकता है, तो इसके अंदर इसका कोण कितना, षटभुज का तो 120 होगा, हैं अंतःकोण 120 का होगा ना भाई, 60 22 कोण इस तरीके से। तो यदि इसके विकर्ण खींचते हैं ना ऐसे ऐसे ये वाले, तो इसमें ये होता है कि इसके टुकड़े हो गए बराबर, जितने भी होंगे उतने ही बराबर होंगे, तो 4 टुकड़े हो गए इसके, 3 रेखाओं के कारण 4 टुकड़े, तो 4 टुकड़े कितने तक के हुए, तो 120 में से 4 भाग कर दो आप, तो 30 30 के होते हैं, यानी ये टुकड़े बराबर होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि समबाहुभुज हुआ तो ये जो विकर्ण जो ऐसे ऐसे करके जो कोण का बंटवारा करते हैं ना वो बराबर बराबर करते हैं, 30 30 30 का, है ना, सारे बंटवारे समान होंगे। जैसे आप देखो यदि मान लो यहां से विकर्ण खींचेंगे तो क्या होगा, ये भी 30 30 30 और 30 के हो जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये मैटर होगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, जैसे मान लो कि पंचभुज होता है इस तरीके से, समपंचभुज होता है ऐसे, तो इसका कोण कितना भाई, इस कोण तो 72 का, अंतःकोण 108 का, तो ये 108 होगा। तो आप देखो 108 का क्या होगा, तो 108 के टुकड़े हो गए 3, तो ये 36 का,
ये 36 का, ये भी 36 का, इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका हिसाब किताब होता है। यानी जो विकर्ण जो कोण को काटते हैं ना, वो सारे कोण बराबर बराबर बांटते हैं। तो एक लाइन लिखो आप, किसी समबाहुभुज के सभी विकर्ण उसके शीर्ष कोण को समविभाजित करते हैं। तो आप देखो 62वां क्वेश्चन, PQRST एक समपंचभुज है इस तरीके से। PQRST PQRS और ये T। तो आप देखो इसमें PR और QT एक दूसरे को X पर काटते हैं। PR और QT ऐसे करके X बिंदु पर काटते हैं, X बिंदु पर। तो आपको कौन सा कोण पूछा है? TXR यानी ये कोण आपको पूछा गया है ऐसे करके। तो देखो इसको बताने से पहले आप एक चीज बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी अपने कैंची वाले कोण के बारे में, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। ये मान लो 38 डिग्री हो, तो ये कितना होगा? 38 होगा ना, ऐसे बराबर होते हैं मतलब, है ना। ये मान लो 156 डिग्री हो, तो ये भी 156 हो गया, यानी कैंची के कोण आपस में बराबर बराबर होते हैं। लेकिन ये तो पंचभुज था ना, तो पंचभुज का कोण कितने का होता है? ये 108 का कोण होता ना शीर्ष कोण ऐसे। तो अब आप देखो इसमें ऐसे करके एक विकर्ण और खींच देता हूं मैं, और इधर से भी एक विकर्ण इधर खींच देता हूं, और एक विकर्ण मैं इधर से खींच देता हूं। तो इस 108 का क्या हुआ आप ये बताओ? तो 108 के 3 टुकड़े हो गए ना ऐसे, 36, 36 और 36 के ऐसे करके। तो फिर ये भी कितना? 36, 36, 36 का ऐसे। तो 36 और 36 72 हो गया। तो 72 एक त्रिभुज के लिए आप बात करो, इसकी त्रिभुज का कोण हो गया 180 होता ना, तो 180 में 36, 36 72 के तो 2 हो गए। तो तीसरा कोण कितना हुआ? 108 का। और यदि ये 108 का हो गया तो ये भी 108 का। तो इस तरीके से हो जाएगा। ये भी 36 का, सारे के सारे कोण बता सकते हो इस आकृति में आप। 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36 और ये 108, ये 108, 108, 108, ठीक है। और ये 108, तो ये भी 108, ये भी 108, 108, 108, 108। तो यानी ऐसा कोई कोण नहीं है जिसको आप नहीं बता सकें। तो इसमें सारा का सारा हिसाब किताब आप बता सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको एक चीज और आप गौर से देखेंगे कि देखो ये अंदर क्या बन गया, ये क्या निर्मित हो गया? तो ये भी एक तरह से समपंचभुज के अंदर समपंचभुज और निर्मित हो गया। तो 108, 108 तो ये वैसे भी होते, लेकिन अपने को इतना आगे जाना ही नहीं था इसमें आपको पहले ही उत्तर बताना था। तो क्या आपका उत्तर आ गया भाई? अपन ने ये ज्ञात ही नहीं करने थे अपने को, अपन ने गलत ज्ञात कर दिए इनको। तो बताओ आप क्या उत्तर आपका? एग्जाम में कोई भी ऐसे मत कर देना सॉल्यूशन, क्योंकि टाइम खराब होता है। एग्जाम में उतना ही याद करो जितना आपको पूछा गया है, ठीक है। कंजूसी जितनी बरतोगे उतने ही आपके ज्यादा नंबर आएंगे। तो बताओ कितना? तो आप इसमें यही करोगे, 36, 36 के तो 172 हो गया, तो ये 108 का, तो ये 108, तो ये भी 108, क्योंकि कैंची वाला कोण था ना इसलिए 108। तो TXR कितना हो गया? 108 का। अगला क्वेश्चन देखो आप, इसमें दो समबाहुभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:5 है और उनके अंतःकोणों का अंतर है 6 डिग्री। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है और इसका कैलकुलेशन कई बार आपका पेपर थोड़ा सा खराब भी कर सकता है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ, ये दो समबाहुभुज हैं, यानी अलग अलग हैं। एक आकृति है और एक आकृति और है, ऐसे दो की बात कर रहा है इसमें, एक आकृति नहीं है। ऐसे ही इसमें भी दो आकृति है। तो इसमें भुजाओं का अनुपात दे रखा है आपको और अंतःकोणों का अंतर दे रखा है। लेकिन भुजाओं से यदि कोई चीज डायरेक्ट ज्ञात करनी हो ना, तो भुजाओं से अंतःकोण तो डायरेक्ट आता नहीं है, तो बहिष्कोण आता है डायरेक्ट। कैसे आता है?
भुजाओं से बहिष्कोण कैसे याद कर सकते हो? 360 में भुजा का भाग देते हैं तो बहिष्कोण आता है, और बहिष्कोण का भाग देते हैं तो भुजा आता है। तो अपन को बहिष्कोणों का अंतर चाहिए था। तो मैं आपको देखो एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ मैं, तो उस प्रयोग से आपको एक उपयोगी बात समझ में आएगी, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मान लो मैं दो आकृतियां लेता हूँ जिनकी भुजाएं ले लेता हूँ मैं, एक की 10 भुजा और एक की मैं ले लेता हूँ 12 भुजा, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखो बहिष्कोण कितना, तो 10 वाले में तो कितना, 360 में 10 का भाग दो 36, और 12 वाले में 360 में 12 का भाग दो तो 30। अंतःकोण बताओ तो कितना, 144 का, और इसमें 150 का। तो अब आप एक चीज बताओ कि इनके दोनों के अंतःकोणों में कितने का अंतर है? अंतर बताओ, अंतर 6 का अंतर है ना, 6 डिग्री का। तो उसी कंडीशन में इनके बहिष्कोणों का कितना अंतर है? 6 का अंतर है। यानी कोई दो अलग अलग आकृतियां लोगे ना आप समबाहुभुज की, तो उन दोनों के अंदर जितना अंतःकोण का अंतर आता है उतना ही बहिष्कोणों का भी अंतर आता है। जैसे आप और देख सकते हो, और एग्जांपल ले सकते हो आप, BBIT भुजाएं आप बता दो कितनी भी। जैसे मान लो अपन भुजा ले लेते हैं 6 ले लेते हैं इसमें, तो 6 तो 60, 120, और इसमें और कोई भुजा ले लेते हैं, मान लो अपन ले लेते हैं इसमें 10 भुजा ले लेते हैं, 10 से 36, 144। तो आप देखो बहिष्कोणों का अंतर देखो कितना हो गया, 24 का अंतर है ना, और अंतःकोणों का अंतर देखो तो ये भी 24 का है। तो यदि आप कोई दो अलग अलग समबाहुभुज लोगे तो इनके अंतःकोणों का जितना अंतर होगा उतना ही बहिष्कोणों का भी अंतर होगा। तो इस बात को आप लिखो, कॉपी में नोट करो, लिखो किन्हीं दो समबाहुभुजों में अंतःकोणों का अंतर जितना होगा, अंतःकोणों का अंतर जितना होगा उतना ही अंतर बहिष्कोणों में भी होगा। जैसे मान लो किसी प्रश्न में आपको ये दे दिया कि मान लो अंतःकोणों में अंतर दे दिया 10 डिग्री का, तो बहिष्कोणों में कितना अंतर होगा? 10 ही डिग्री का अंतर हो जाएगा। 17 डिग्री का दे दिया तो 17 ही हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो अभी देखो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, भुजाओं का अनुपात ही दे दिया तो अपन देखो भुजाएं मान लेते हैं इसकी। पहले की तो मान लेते हैं अपन 4x और दूसरे की मान लेते हैं अपन 5x भुजाएं। तो देखो बहिष्कोणों का अंतर कितना। पहली बात तो ये बताओ बहिष्कोण निकलता कैसे है? तो बहिष्कोण निकलता है किस तरीके से? 360 में भुजा का भाग देने से। तो आप देखो बहिष्कोण का अंतर कितना होगा इसमें, तो अंतःकोणों का अंतर 6 दे रखा है ना, तो बहिष्कोण का अंतर भी कितना होगा? 6 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब आप देखो इसका बहिष्कोण निकलेगा 360 बटे भुजा का भाग दे दिया 4x है ना, और इसका आ जाएगा 360 बटे 5x, ऐसे निकल जाएगा। और अंतर का मतलब था माइनस करना, घटाना, तो ये माइनस कर दिया आपने, बराबर में आ जाएगा 6 डिग्री। तो अब आप देखो क्या सॉल्यूशन करें इसका। 4 से काट दो तो हो जाएगा 90, 5 से काटोगे तो हो जाएगा 72। तो x नीचे आएगा लघुत्तम, और ऊपर कितना है 72 में, 90 में से 72 गया तो 18, बराबर में 6। तो कितना आ जाएगा ये देखो, 18 बराबर 6x हो गया क्या? तो x बराबर बताओ कितना आया? 3। भाई 6 से काट देंगे तो 3, तो x का मान 3 आ गया। तो आप भुजाओं की संख्या बता दो कितनी? 4 × 3 = 12 भुजा और 5 × 3 = 15 भुजा। तो इसको आप उतार लो कॉपी के अंदर या स्क्रीनशॉट ले लो, तो जल्दी करो। अगला क्वेश्चन देखो आप, दो समबाहुभुजों में भुजाओं का अनुपात 9:10 है और अंतःकोणों का अंतर है 2 डिग्री। तो बहिष्कोणों का अंतर भी कितना होगा?
2 ही डिग्री होगा, तो भुजाओं की संख्या बतानी है आपको। तो देखो भुजाएं मान लेते हैं सबसे पहले कितनी कितनी माने, भुजा मान लेते हैं 9x और 10x मान लेते हैं। तो भाई इस कोणों का अंतर, भाई इस कोण का अंतर कितना, 2 डिग्री। तो भाई इस कोण कैसे निकलेंगे, 360 में भुजा का भाग देने से, इसमें तो 9x का भाग दे देंगे और दूसरे में 360 बटे 10x का भाग लगा देंगे। अंतर का मतलब घटाना यानी माइनस कर देंगे, बराबर आ गया 2। तो काट दो अब आप इसको, कितना 9 चौक 36, 40 हो गया और 0 कट गया तो 36 हो गया। तो x तो आ गया लघुत्तम और ऊपर कितना 36 में 40 में 36 जा करके 4 हो गया बराबर में 2। तो कितना क्या होगा, 4 बराबर कितना 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। x बराबर 2 हो गया तो भुजाएं कितनी हुई, 9 दूनी 18 भुजा और 20 भुजा। तो इस तरीके से 18 भुजा और 20 भुजा हो जाएंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप इसको उतार भी सकते हो, तो जैसा भी आपको उचित लगे वैसा करो। अगला क्वेश्चन देखो आप, ABCD EF एक समषटभुज है। तो भाई समषटभुज है ऐसे करके कोई ना कोई 6 भुजाओं वाला। तो अब आप बताएंगे इसके अंदर ABCDE और F ऐसे करके। तो आपको क्या पूछा गया है, ADB कोण का मान, ADB कोण का मान आपको चाहिए, ADB का है ना, इस कोण का मान चाहिए। तो इस कोण का मान कैसे निकलेगा, तो भाई पूरा तो कितना होता है, एक कोण का मान कितना होता है षटभुज में 120 डिग्री का होता है ना, 120 डिग्री का हो गया। फिर एक विकर्ण और खींच दो आप ऐसे करके, तो 120 के कितने टुकड़े हुए, 4 हो गए, तो चारों बराबर होंगे, 30 का ये, 30 का ये, 30 का ये और 30 का ही ये। तो क्या पूछा था आपसे, ADB कोण का मान, ADB तो कितना हुआ भाई, ADB बताओ आप, ADB ये वाला पूछा, मतलब ये हो गया 30 डिग्री का, यानी आपका उत्तर हो गया कौन सा, B, ऐसे हो गया। अगला क्वेश्चन देखो आप 66वां। तो 66वां जो सवाल है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन काफी लंबा है, तो इसके लिए एक चीज ये जरूरी है कि यदि आप इसको डायरेक्ट करोगे तो कैसे करोगे, दो समबाहुभुजों में भुजाओं की संख्या 5:6 के अनुपात में, प्रत्येक आंतरिक कोणों का अनुपात है 24:25, तदनुसार उन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या वास्तव में कितनी है। तो देखो इसमें आप ऐसे करो कि इसका सॉल्यूशन करोगे ना, तो आप चेक कर लो ऑप्शन में से, तो आपको सस्ता पड़ेगा। भुजाओं की संख्या तो 5:6 में होनी चाहिए और आंतरिक कोणों का होना चाहिए 24:25 का अनुपात। तो देखो सबसे पहले तो 5:6 का अनुपात देखते हैं इसमें। तो देखो भुजाओं की संख्या में 5:6 ये भी है, इसको 2 से काटोगे तो 5:6 है, इसको काटो आप 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छीके 24, तो 5:6 इसमें भी है, 3 से काटोगे तो 5:6 इसमें भी है, यानी सभी में ये तो लागू हो गई पहली शर्त, तो सभी ऑप्शनों के अंदर यही लग रहा है, ठीक है। तो इससे तो कुछ भी सॉल्यूशन हुआ नहीं। तो अपन दूसरी शर्त चेक करेंगे भाई 24:25 इसका मान है कि नहीं है। तो इसके लिए अपन BBIT ज्ञात कर लेते हैं सभी के लिए। तो देखो चेक करना है ना, तो सबसे छोटी भुजा को पहले चेक करो, कम भुजाओं, क्योंकि कैलकुलेशन आपको आसान हो जाएगा इसमें। तो 5 और 6 भुजाओं के लिए देखते हैं। तो भाई 5 भुजा वाले के लिए भाई इस कोण कितना 72 का और अंतःकोण 108 का, और 6 भुजाओं के लिए भाई इस कोण 60 का, अंतःकोण 120 का। तो आप देखो आंतरिक कोणों में 24:25 का अनुपात है क्या, चेक करो आप इसमें। तो ये रहा आंतरिक कोण, भाई काटो इसको, 24:25 का है क्या, तो किससे काटे, 12 से कट जाएगा, कितना होगा 12 9 में 108 और 12 दाई 120, तो 9:10 का अनुपात है, यानी कहने का मतलब 24:25 नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये तो उत्तर हो नहीं सकता। तो दूसरा ऑप्शन चेक कर लो ये वाला भी। तो 10 भुजाओं के लिए कितना होगा, 10 के लिए भाई इस कोण तो हो जाएगा 36 का, अंतःकोण 144 का,
और 12 भुजाओं के लिए भाई इस कोण 30 का 360 में 12 का भाग दिया तो, और अंत्य कोण 150 का। तो बताओ क्या होगा, इन दोनों का अंतर अनुपात देखो इसमें, तो कितना 6 से कटेगा, कितना हो गया 24 छिगे 144 और 25 छिगे 150, तो यानी 24 अनुपात 25 का अनुपात आ गया इसके अंदर, 10 भुजा और 12 भुजाओं वाले में, उत्तर नंबर आपका 3 इसमें सही हो गया। तो ऐसे ऐसे आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 66 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये बताता हूँ कि आप इस टॉपिक को यदि और अच्छे से काबू में करना चाहते हो ना, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कौन कौन सी भुजाओं के लिए आपको BBIT ज्ञात करना पड़ेगा, कौन कौन सी भुजाओं के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, 12 भुजाओं के लिए, है ना। इन भुजाओं के लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इन भुजाओं के जब क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं ना, तो यदि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी ना, 2-3 बार आपने ये ज्ञात कर लिया होगा, तो एक तरह से ये आंकड़े रट जाएंगे। तो वो जो भी क्वेश्चन होगा ना, वो आपका देखते ही उसका आंसर आ जाएगा और आपका टाइम कम लगेगा। यानी आप NCERT के तरीके से करोगे तो एक क्वेश्चन में आपको 1.5 मिनट, 2.5 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट भी लग सकते हैं। NCERT में तो ऐसा लगता है। अपने वाला जो तरीका बताया उसके सॉल्यूशन से करोगे आप, सॉल्यूशन करते हुए तो आपको 15 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड ऐसे लगेंगी, 5 सेकंड कुछ क्वेश्चनों में, तो ऐसे ऐसे लग जाएंगी। लेकिन यदि आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपका उत्तर 1 ही सेकंड में आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चनों का यदि आप 1 सेकंड में उत्तर निकाल देंगे ना, तो इससे आपको फायदा ये होगा कि जो पेपर में आप 25 क्वेश्चन निकालते हैं ना, वो सारे के सारे बराबर टाइम में तो हो नहीं सकते। ऐसा थोड़ी होता है भाई सारे क्वेश्चन अपन 40 सेकंड 40 सेकंड 40 सेकंड 40 सेकंड, ऐसे नहीं होता। किसी में कम लगेगा, किसी में ज़्यादा लगेगा। तो यदि आप पेपर को काबू में करना चाहते हैं ना, तो इसका तरीका ये है कि यदि आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि 10 से 15 क्वेश्चन पेपर के अंदर 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हों जो आपके मैथमेटिक्स के हों, लेकिन जीके की तरह हों। वो मतलब जीके की तरह आप उसको सोल्व कर दो, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कुछ खास चीज़ों की। तो जब आप इनको 2-2 सेकंड 5-5 सेकंड में सॉल्यूशन कर देंगे ना, 2 सेकंड 5 सेकंड में, तो बाकी का जो पेपर होगा ना उसके लिए पर्याप्त टाइम बच जाएगा और उसको अपन काबू में ले सकेंगे। तो ये 2-5 सेकंड वाला मैटर क्या है, ये मैटर यही है कि अपने को मैथमेटिक्स की सर्जरी करनी पड़ेगी। तो जैसे इस टॉपिक के अंदर काफ़ी सारे पॉइंटों को अपन ने छांट छूट करके और थोड़ा सही तरीके से किया ना, कई सारी चीज़ें हटाई, तो वो चीज़ें अपन हटाएंगे ना अवरोध, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल अपने को इन भुजाओं के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये क्लास अभी वाली खत्म करने के बाद में, इसके बाद में एक क्लास और होगी आपकी, जिसमें मैं इन 66 क्वेश्चनों को तेज़ी से सोल्व करना आपको सिखाऊंगा एक साथ, क्योंकि थ्योरी तो कंप्लीट हो जाएगी आज की क्लास में इसकी समबहुभुज की। उसके बाद अपन त्रिभुज का चलाएंगे। तो अपने को प्रैक्टिस इसमें करनी है, BBIT याद करना है। तो देखो अब मैं इसमें धीरे धीरे नहीं बताऊंगा, आप मैं जैसे ही भुजा लिखूंगा वैसे ही आपको तेजी से इसके BBIT याद कर करके और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना तेजी से। देखिए कौन कर सकता है क्वेश्चन को मेरे से पहले। तो देखो 5 भुजाओं के लिए BBIT याद करके कमेंट बॉक्स में भर दो। कितना होगा 5 भुजाएं, तो 360 में 5 का भाग दिया तो 72, 108, 108 वाले 5 कोण बनेंगे, 8 पंजे 40, 5 एकम 5। 6 भुजाओं के लिए बताओ भाई इस कोण कितना, भर दो तुरंत इसमें कमेंट बॉक्स में लिखो आप। 6 के लिए 60, 120, 6 कोण 120 वाले 12 छिके 72, 720। 10 भुजाओं के लिए बताओ 36, 144, 144 वाले 10 कोण यानी 1440। 9 भुजाओं के लिए बताओ 40, 140, 140 वाले 9 14 9 में 126, 0 1260। 12 भुजाओं के लिए बताओ, 12 का भाग देंगे तो 30, 150, 150 वाले 12 कोण तो कितने 0, 12 पंजे 60 का 0 हासिल की 6 और 12 एकम 12 6 1800। 8 भुजाओं के लिए बताना जल्दी भाई इस कोण कितना 45, 135, 8 पंजे 40 का 0 हासिल की 4 13 अंटे 104 4 108, तो 1080। तो इस तरीके से मैंने BBIT इसमें ज्ञात करवा दिया और आपने कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। अब अपन कल इसके जो 66 क्वेश्चन है ना, 66 क्वेश्चन
उनको अपने को टाइम के हिसाब से सोल्व करने हैं। तो देखो 15 मिनट में 15 मिनट में बात हुई थी 25 क्वेश्चनों की, ठीक है। तो यदि 50 क्वेश्चन करेंगे तो 30 मिनट तक का टाइम ले सकते हैं अपन, ठीक है। और मान लो 66 क्वेश्चन करेंगे तो 15 क्वेश्चन और हो गए, 16 क्वेश्चन, तो यानी 2-3 मिनट और। तो आपका कितने मिनट हो जाएंगे इसके अंदर? 6 मिनट में 10 क्वेश्चन, तो 6 मिनट तो ऐसे जोड़ लो और 2-1 मिनट और जोड़ लो, यानी कुल मिलाकर के आपको 38 मिनट के अंदर अपने को 66 क्वेश्चन कल करने हैं। तो अपने लिए बेस्ट ये रहेगा कि अपन 38 मिनट की जगह अपन इसका जो टाइम लगे ना वो अपना 25 मिनट या उससे कम हो। तो ये कब होगा? जब आप इसकी प्रैक्टिस करके आएंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप BBIT याद करना अभी अगले 3 मिनट में। जैसे मैं क्लास खत्म करूँगा ना यहाँ पे, तो कॉपी छोड़ने से, ऑन लाइव से तो आप चले जाना, लेकिन कॉपी छोड़ने से पहले आपको 3 मिनट के अंदर BBIT ज्ञात करना है। तो आप लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो, BBIT ज्ञात करो। अब ऐसे आपको होगी कि साहब अभी तो थोड़ी देर पहले तो किया था, तो आपको और ज्ञात करना है क्योंकि इसकी स्पीड बनेगी तभी तो 2-2 सेकंड में क्वेश्चन होंगे ना। तो BBIT ज्ञात करो 5, 6, 8, 9, 10, 12 भुजाओं के लिए, भुजाओं के लिए। तो इसके लिए आप ज्ञात कर देंगे अगले 3 मिनट के अंदर और फिर उसके बाद में कॉपी को नीचे रखेंगे। तो ये मेरी तरफ से क्लास कंप्लीट हुई आज की, और कल अगली क्लास इसकी होगी लास्ट क्लास बहुभुज की, उसके बाद में अपन त्रिभुज पढ़ेंगे। ठीक है भाई।